पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मसाइल रहे हैं। सबसे रीसेंट आप मसला कहें तो वो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मसला है, जिसके बारे में हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी। तो आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रही थी, तो उन लोगों ने क्या इतने दूर अंदेश होके सोचा था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आगे जाके मसाइल इतने ख़राब हो जाएँगे? देखिए, मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त ना बहुत सारी चीज़ों में हमने आँखें बंद कर लीं और हम इस बात पे खुश होने लगे कि बहुत बड़ी इमदाद जो है वो वेस्ट से पाकिस्तान की तरफ आ रही है। और शायद एक रीज़न ये भी हो गई कि उस सारी लड़ाई के दौरान आपको मौका मिल गया अपनी एटमी सलाहियत को भी तेज़ी के साथ बढ़ाने का। और जो उस वक़्त पूरी दुनिया आप पर नज़रें गाड़ कर बैठी हुई थी, वो भी थोड़ी-सी उन्होंने नज़रों को झुका लिया, क्योंकि उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी निस्बतन इस बात के। तो ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से हमारे पॉलिसी मेकर्स जो थे वो कुछ चीज़ों में ढील दे गए और उन चीज़ों का नुकसान फिर ये हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जिसे कहा जाता है मनशियात का आम होना, क्लैशनकोफ कल्चर, बल्कि जो बहुत बड़ा एक मसला हुआ वो ये हुआ ज़मीनों पे कब्ज़े और इस तरह के मामलात। अगर आप कराची के अंदर देखें तो ख़ास तौर पे एक जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई उसके अंदर कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों का चीज़ें शामिल थी। तो हमने क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया और हम ये रिफ्यूजी के मामले को आसानी के साथ समझते रहे कि कोई बात नहीं है। उसकी शायद एक रीज़न ये भी थी कि हम एक आबादी के हिसाब से एक बड़ा मुल्क थे। तो हमें ये डर और खौफ नहीं था कि कोई आबादी के अंदर जो है ना वो कोई ड्रामाई अंदाज में तब्दीली आ जाएगी। जो रेशो है वो तकरीबन हम समझते थे कि बरकरार ही रहेगी। सवाए इसके कि कराची के अंदर जो है वो एक सूरत हाल के अंदर एक तब्दीली आई और वहाँ पर ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। अदरवाइज़ जो है वो क्योंकि हम यही समझते रहे तो उसकी वजह से हाँ हमें बिल्कुल नुकसान हुआ और इन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर सके और उस वक़्त के लोगों ने ज़्यादातर कोशिश ये करी कि उनके इक़्तिदार के बारे में अमेरिका या वेस्ट सवाल ना करे, क्योंकि वो लोग जो थे वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं थे। और ख़ास तौर पे जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे वो तो एक ऐसे ब्रूटल अंदाज के अंदर मार्शल्लाह में आए थे और उनके दौर में जिस तरह जमहूरियत पसंदों के साथ सलूक किया जा रहा था तो वो बहुत ही सख्त किस्म का था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि उनसे पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके दौर में नहायत ही वर्स्ट सिचुएशन में चली गई और उस सारी सिचुएशन की वजह से अमेरिका जो था वो खामोश था और वेस्ट खामोश था। वो ह्यूमन राइट्स की या किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब उनकी हर किस्म की मदद कर रहे थे जिस किस्म की मदद उनको दरकार थी। तो ये तमाम रीज़न्स थी जिसकी वजह से जो है वो हमें बिल्कुल नुकसान हुआ और हम ये है। लेकिन कुछ लोगों का इस पर एक और ख़्याल भी, उनका ख़्याल है कि इन तमाम चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हुआ और उस ज़माने के अंदर जो हमारे हालात थे, माशी हालात थे, आज की दुनिया में हम उस जगह पे शायद ना होते अगर वो हमें बेनिफिट्स ना मिलते। जिस तरह इमदाद उस ज़माने के अंदर पाकिस्तान के अंदर आई और वो इमदाद का इस्तेमाल सही हुआ या गलत हुआ, मसलन कुछ लोग उससे बहुत अमीर हो गए या सबको पैसे मिले, ये एक दूसरी कहानी है। लेकिन एक ख़्याल ये भी है कि ये सारी चीज़ों का हमें एडवांटेज भी हुआ। क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट की और इस रीजन की पॉलिटिक्स पे एक गहरी नज़र रखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाकिस्तान की करंट फ़ॉरेन पॉलिसी अफ़गानिस्तान को लेकर क्या है? देखिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो होती है ना वो आया कि मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता एज़ ए स्टूडेंट, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादातर अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया को देख कर बनाता है और इंडिया जो स्टेप्स उठा रहा होता है पाकिस्तान बुनियादी तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब इससे बाहर आना चाहिए और पाकिस्तान को एक अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। इसी इंडियन थ्रेट को देखकर जब पॉलिसी बनती है तो वहीं पर हमसे अफ़गानिस्तान में भी गलतियाँ होती। हमें जो है अफ़गानिस्तान को या और किसी मुल्क को इंडिया की ऐनक से नहीं देखना चाहिए। हमें जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हम बड़ी एक बैलेंस किस्म की असल में हमसे ये हुआ कि हम शुरू के अंदर ही सीटों और सेंटों में चले गए और हमने जो है ऑटोमेटिकली जो वो ताकतें थी जिन्हें हम यूएसएसआर कहते थे या हत्ता कि चाइना भी, वो हमसे ख़ाइफ़ हो गए क्योंकि हम जो थे वो पूरे एक ब्लॉक के अंदर जाकर बैठ गए और फिर अचानक हम जब हमारा मुल्क टूटा तो हम उस ब्लॉक से निकले और हमने कहा जी कि अब हम किसी के साथ भी नहीं, हत्ता कि हमने कॉमनवेल्थ भी छोड़ दी और हमने कहा जी हम कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा नहीं है, जबकि कॉमनवेल्थ एक और तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी और हम गैर जानिबदार तहरीक की तरफ चले गए। अच्छा, गैर जानिबदार तहरीक जो थी वो कुछ भी नहीं थी,
उसकी कोई हैसियत नहीं थी। आया कि इंडिया उसका चैम्पियन बना हुआ था, लेकिन इंडिया जो था वो दूसरी तरफ से फुल मुफादात हासिल कर रहा था यूएसएसआर के साथ भी, और जहाँ उसे मौका मिलता था वो अमेरिका और उसके तहादियों से भी ले रहा था। लेकिन हम फिर एक उस तरफ चले गए, अचानक वो ख़त्म हुआ भुट्टो साहब का ईरा, तो हम ज़िया-उल हक साहब के उसमें आ गए। तो वहाँ पे 77 में ज़िया-उल हक साहब आए, तो 79 के अंदर एक तरफ ईरान में इनकलाब आ गया और अमेरिका के वो उड़ गया, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन जो है वो हमारे सर पर आकर बैठ गया। तो अब हमारी जो पॉलिसी थी वो बस इस हद तक रही कि हम अमेरिका और वेस्ट के साथ जो हैं वो अपने, हत्ता कि जो हमारे ताल्लुकात थे वो बाकी दुनिया के साथ जो थे ना, वो ऐसे हो गए कि 1980 के ओलंपिक्स के अंदर जो मास्को के अंदर हो रहा था, वो अमेरिका ने और अमेरिका के तहादियों ने बाइकाट उसका कर दिया, और हमने भी उसकी पैरवी करते हुए बाइकाट कर दिया। जबकि हमारी टीम 78 का वर्ल्ड कप जो था हॉकी का बुएनोस आयरेस का, उसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, और 82 का जो वर्ल्ड कप हमारा वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में हुआ, उसमें फिर हमने एक दफ़ा गोल्ड मेडल जीता। तो हमारा 80 के अंदर गोल्ड मेडल पक्का था ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन हमने सिर्फ अमेरिका की पैरवी करते हुए सोवियत यूनियन को और उन तमाम ममालिक को नाराज, जबकि ओलंपिक एसोसिएशन ने उस ओलंपिक को ख़त्म नहीं किया। वरना तो ये भी हो सकता था ना कि ओलंपिक एसोसिएशन ये फ़ैसला करती लुज़ान के अंदर कि भाई रशिया जो है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में घुस गया यूएसएसआर, तो अब इस मुल्क को हम नहीं दे रहे ओलंपिक्स। लेकिन वहाँ हुआ, लेकिन हमने जो है वो पैरवी दूसरी तरफ, तो हमने बहुत दफ़ा जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हमने उसको इस्तेमाल नहीं करा, और हम जो थे वो अपॉर्चुनिटीज़ से थोड़ा सा दूर होते चले गए। तो हमारी असल में फ़ॉरेन पॉलिसी का यही सबसे बड़ा मसला है कि हमें अब ये देखना है कि हम चाहते क्या हैं, हमारी मंजिल क्या है। क्या आज की दुनिया में जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो विदाउट बिज़नेस बेस करती है? इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे क्या हैं? हमने अपनी एम्बेसीज़ के अंदर क्या उसी तरह का स्टीरियोटाइप की एम्बेसियाँ बनानी है कि हमारा एक बच्चा जो है वो यहाँ पर सीएसएस का इम्तहान देता है, उसको फिर एलोकेशन कर दिया जाता है, और वो ये दुनिया में बहुत पुरानी बातें हो गई है। दुनिया के अंदर अब नए तरीके हैं फॉरेन ऑफिसेस को चलाने के लिए, एम्बेसीज को चलाने के लिए। तो हमें इस तरफ हमने ट्रेड काउंसलर्स और ये सारी चीज़ों से, देखें ना अभी एक रिपोर्ट छपी है कि हमारे जो ट्रेड काउंसलर्स हैं अक्सरियत तो 0% भी बिजनेस नहीं लेकर आ सके। तो हमें अब इन तमाम चीज़ों को फोकस करके एक नई फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना होगा, जिसमें हमें बैलेंस कायम करना होगा वेस्ट की कुव्वतों के साथ। और देखें अभी एक नई सूरत हाल बन रही है। एक तरफ हो सकता है कि अमेरिका एक बड़ी पावर के तौर पर हो, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि यूरोपीय यूनियन एक पावर के तौर पर हो और वो अमेरिका से अब हटकर एक पावर के तौर पर हो, और तीसरी तरफ ये भी हो सकता है कि चाइना एक अपनी पावर के तौर पर हो, और एशिया के अंदर और कोई एक दो पावर्स जो हैं वो सामने आए। मसलन भारत ये कोशिश कर सकता है, जापान ये कोशिश कर सकता है। तो अब हमें इस सारी सिनेरियो को देखते हुए जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, और हमें अब अपनी जो मुफादात हैं उनके साथ साथ जो हमारे पास मौक़े आ रहे हैं उन मौक़ों को हमने हर सूरत में एक्सप्लोर करना है। अगर हम उन मौक़ों को ज़ाया करते जाएंगे या सिर्फ दोस्तों को खुश करने पर लगे रहेंगे तो शायद इसका अब हमें फ़ायदा ना हो। देखिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अक्सर ममालिक का वो उनकी तरफ ज़्यादा बेहतर है निस्बतन हमारे। मतलब हम तुर्की को अपना बहुत ज़बरदस्त दोस्त कहते हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें तो दोनों का फ़र्क है। मतलब तुर्की की चीज़ें तो हम बहुत लेकिन तो हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे दोस्त हैं, मतलब देखिए हमने चीन के साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन चीन ने उसी किस्म का एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज से कर लिया, हमारी जो चीज़ें थी वो ना बढ़ सकी, हम फिर दूसरे एग्रीमेंट की तरफ गए। समझा? आज भी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे हक में नहीं है, वो चीन के हक में। अब ये इन चीज़ों को हमने कैसे बैलेंस करना है, हमने कैसे अपनी चीज़ों को देखें। हमारा आज वाले दिन तक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे हक में वो अमेरिका है और यूरोप है। तो और इनके ख़िलाफ़ हम यहाँ पर हर वक्त बात भी करते रहते हैं। तो हमें अब इसको इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करना होगा, चीज़ों को बेहतर करना होगा, ज़्यादा प्रोफेशनली अंदर आना होगा। देखिए फ़ॉरेन ऑफिस के मातहत जो होते हैं वो थिंक टैंक्स भी होते हैं। हमारे ज़रा चेक करें कि थिंक टैंक्स क्या काम कर रहे हैं, उन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आते हैं जिस पर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बेस करती हो। मतलब दुनिया में जो थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं।
हमारे थिंक टैंक्स की ये सूरत हाल है कि 90% बजट जो है वो सैलरीज़ में चला जाता है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप्स की सैलरीज़ के अंदर, कोई रिसर्च वर्क के अंदर नहीं जाता। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। अगर हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को बेहतर करना है तो इस वक्त इसहाक डार साहब फ़ॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनका एक पुराना वज़ीर ख़जाना की हैसियत से इंटरनेशनली एक उनका वो भी है। तो इन तमाम चीज़ों को हमें देखते हुए आगे कैसे बढ़ना है, टीमों को कैसे आगे लेकर आना है। लेकिन सरे दस्त हमें जो है, हम अभी उस पोजीशन पर नहीं हैं जहां पर हमें होना चाहिए। जितना हम बड़ा मुल्क है और जितने हमारे पास सलाहियत है, उस हिसाब से हम जो हैं वो नहीं। एक सबसे बढ़कर ये बात है कि हमें ना कहने की आदत होनी चाहिए। हमें हर बात पर यस मैन होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, दुनिया के अंदर नो भी कहा जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम नो नहीं कहते, और हम चीज़ों को सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। दुनिया का कोई मुल्क का सदर आने लगे तो हम उसकी इस तरह यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ेगा, और इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, हमारे कुछ माशी मसाइल हैं और उसको देखते हुए भी हमें पॉलिसीज़ बनानी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें IMF को भी देखना है, वर्ल्ड बैंक को भी देखना है, सऊदी अरेबिया को भी देखना है। ये सब चीज़ें इतने बड़े मुल्क में देखी जा सकती है। सिर्फ हमारे विज़न की बात है, हम अगर उस पर तैयार हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं।